कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है ना। तो एक तो फैट कंटेंट सबसे ज्यादा किसका होता है, किस मिल्क में फैट कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, तो बफेलो मिल्क में सबसे ज्यादा होता है, गोट, काउ एंड ह्यूमंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे चारों जो आ रहे हैं, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज एंड एनर्जी, इसमें से अभी लैक्टोज को आप निकाल दीजिए, लैक्टोज को अभी मत देखिएगा। फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट एंड एनर्जी कंटेंट, इन तीनों में एक चीज आप देखेंगे कि सब में जो हाईएस्ट अमाउंट है वो किसमें है, बफेलो मिल्क में। बफेलो मिल्क में चाहे फैट हो, लैक्टोज हो या एनर्जी हो, तीनों के तीनों जो है वो बफेलो मिल्क में ज्यादा है। और सबसे लेसर क्वांटिटी में सबसे कम कहाँ पे है, ह्यूमन मिल्क में है। एक चीज, लैक्टोज कंटेंट जो होता है वो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा होता है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लैक्टोज को आप निकाल दीजिए, बाकी एक कोई याद कर लीजिए, फैट याद कर लीजिए चाहे प्रोटीन, कोई सब याद कर लीजिए कि पहले बफेलो है, फिर गोट, काऊ, उसके बाद ह्यूमन। तो वो प्रोटीन पे भी वही आएगा और एनर्जी कंटेंट पे भी वही आएगा। सिर्फ लैक्टोज कंटेंट ऐसा होता है जिसमें ह्यूमन मिल्क में ये सबसे ज्यादा होता है, लैक्टोज कंटेंट जो होता है वो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम जो होता है लैक्टोज कंटेंट वो काऊ मिल्क में होता है। किसमें होता है, काऊ मिल्क में सबसे कम होता है, और लैक्टोज जो है सबसे ज्यादा ह्यूमन मिल्क में होता है। बाकी तीनों चीजें फैट, प्रोटीन और एनर्जी आप देखेंगे तो ये बफेलो में सबसे ज्यादा होता है, सबसे लोवेस्ट अमाउंट में वो ह्यूमन मिल्क में होता है। तो कभी कभार इससे पूछ भी लिया जाता है कि लैक्टोज के लिए अक्सर पूछा जाता है लैक्टोज कंटेंट सबसे ज्यादा होता किसमें, तो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम जो है वो काऊ मिल्क में होता है। अदरवाइज तीनों चीजें आप देखेंगे, फैट, प्रोटीन या एनर्जी, ये ह्यूमन मिल्क में सबसे कम होती है, बफेलो में सबसे ज्यादा होती है। तो अब इसमें इम्प्योरिटीज कहाँ से आती हैं मिल्क में, या यूँ कह लीजिए कि खराब दूध खराब हो गया, या उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हो गई, कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेज हैं जहाँ से इसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो सकती हैं। एक तो डेयरी सोर्स, सबसे पहला सोर्स जो है वो डेयरी सोर्स है। डेयरी सोर्स यानी जहां से इसको निकाला जा रहा है वहां हो सकता है कि बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हो। दूसरे, हैंडलिंग, जो ह्यूमन हैंडलिंग, जब हैंडल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुंचाया जाता है, या फिर जब इसको घरों में यूज करना होता है तो उस वक्त भी इसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो सकती हैं। बर्तन जो है, जो अटेंसिल है वो ओपन हो जाए, लिड जो है वो ओपन हो जाए, या कुछ इसमें और ऐड हो जाए तो वो खराब हो जाता है। अब इसको जैसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कहा जाता है कि जो मिल्क होता है इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, बैक्टीरिया कंटेंट इसका बहुत ज्यादा होता है। तो यूज करने से पहले नॉर्मली जो है, जो सप्लाई वाला मिल्क होता है खास तौर से, उनको पास्चराइज किया जाता है। पास्चराइज बेसिकली सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उसके जो हार्मफुल कंटेंट है और जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए ना, वो सेफ हो जाए यूज करने के लिए। तो पास्चराइजेशन की अलग अलग टेक्निक होती है, पास्चराइजेशन की अलग अलग टेक्निक होती है। और पास्चराइजेशन वाली टेक्निक जो दिया था ये लुइस पास्चर साहब ने दिया था इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए। तो कई टेस्ट हैं इसमें, पास्चराइजेशन के कई मेथड हैं जो किए जाते हैं। एक तो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड जो है वो होल्डर मेथड या वेट मेथड इसको कहते हैं, इसको हम होल्डर मेथड या वेट मेथड का। फिर है HPST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड है, एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। ये तीन तरीके के मेथड्स जो है कॉमनली यूज होते हैं पास्चराइजेशन में। होल्डर मेथड या वेट मेथड जो है इसका जो किस टेम्परेचर पे मिल्क को बॉईल करेंगे, ये चीज मिल्क को आपने कलेक्ट कर लिया, अब आपको पास्चराइज करना है, तो एक फिक्स टेम्परेचर है इन अलग अलग मेथड्स में। होल्डर मेथड पे है ना 63 to 66 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं मिल्क को। और बॉईल करेंगे, टाइमिंग कितना होगी, कितने टाइम तक बॉईल करना है, ये मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर एबव 60 है या 60 to 65 कह लीजिए, इस टेम्परेचर पे अगर बॉईल कर रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट या उससे ज्यादा तक बॉईल करना है, मोर देन 30 मिनट। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है बॉइलिंग का होल्डर मेथड में, वो मोर देन 30 मिनट का, 30 मिनट मिनिमम है, उससे ज्यादा ही बॉयल करना है, उससे ज्यादा इसको बॉयल करना होता है। और ये जो मेथड है होल्डर मेथड या वेट मेथड, जो घरों में यूजुअली जो यूज किया जाता है, हर घर में दूध उबाला जाता है, तो ये जो घर में जो मेथड यूज होता है वो यूजुअली होल्डर मेथड ही यूज होता है। टेम्परेचर 63 to 66 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, मोर देन 30 मिनट टाइम चाहिए इसको बॉयल होने के लिए, है ना। तो रूरल कम्युनिटीज के लिए या स्मॉल अमाउंट में यूज करने के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। रूरल कम्युनिटीज के लिए या स्मॉल स्केल यूज करने के लिए होल्डर मेथड सबसे अच्छा है। सेकेंड मेथड जो है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड,
इसका फुल फॉर्म है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। अब यहाँ पे टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज किया जाएगा। टेम्परेचर HTST मेथड में जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए। कितना? 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। और टाइम बहुत रिड्यूस है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो ड्यूरेशन है बॉइलिंग की वो रिड्यूस होती चली जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना, अगर मोर देन 15 सेकेंड, सिर्फ 15 सेकेंड से ज्यादा, सिर्फ 15 सेकेंड या उससे ज्यादा बॉईल कर लिया गया 72 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे, तो ये मोर देन इनफ है, यानी पास्चराइज हो गया है। तो खास तौर से लार्जर क्वांटिटीज में, जब अब लार्ज क्वांटिटीज में कहाँ पे जरूरत पड़ेगी? कमर्शियल स्केल पे। जो सुबह सुबह जो गाड़ियां लेके आती हैं सप्लाई वाला, वो इसी मेथड से उसका पास्चराइजेशन होता है, HPST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में। कमर्शियल स्केल पे लार्ज टेम्परेचर, लार्ज क्वांटिटीज पे जब मिल्क को पास्चराइज करना होता है, तो यही टेम्परेचर सेकंड नंबर वाला ये मेथड है, ये यूज किया जाता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए और 15 सेकंड या उससे ज्यादा। अब इसमें खास बात क्या है, कोई भी मेथड हुआ, पास्चराइजेशन तभी अच्छा होता है जब उसको हाई टेम्परेचर पे हम बॉईल करें और रैपिडली उसको कूल कर दें, फौरन उसको ठंडा करना होता है। और ठंडा किस टेम्परेचर पे करते हैं कूलिंग उसकी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हर मेथड में यही लास्ट में करना है। आप कितना भी हाई टेम्परेचर पे उसको बॉईल करिए, लेकिन जब कूल करना होगा, उसको ठंडा करना होगा, तो बहुत तेजी के साथ ये नहीं कि रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए 2-3 घंटे में वो ठंडा हो जाएगा, नहीं, वो सही नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि उसको फौरन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कूल किया जाए, उसको ठंडा किया जाए। और ये सब में करना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कूलिंग पॉइंट है, ये इसी पे ठंडा करना है, तब जाके जो बैक्टीरिया होती है वो किल करती है, फर्दर वो रीग्रो नहीं होती है ना। तो HPST मेथड लार्जर क्वांटिटीज पे, या यूं कह लीजिए कि कमर्शियल स्केल पे, एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड यही है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड HTST मेथड ना, लार्ज क्वांटिटीज के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद थर्ड जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, टाइम ड्यूरेशन जो है बॉइलिंग का उतना ही कम होता चला जाता है। तो अल्ट्रा हाई मेथड जो है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड है, इसमें जो टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए, 125 डिग्री सेंटीग्रेड का। हाँ, टाइम जो ड्यूरेशन है वो और कम हो जाएगा, कुछ सेकंड। अब 15 सेकंड की भी बात नहीं है, 3-4 सेकंड 5 सेकंड में भी काम हो जाएगा, फ्यू सेकंड्स की इसकी टाइम की जरूरत पड़ती है। और इसको जो हीट करते हैं, दो स्टेज में इसको हीट किया जाता है। पहला स्टेज नॉर्मल 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने कुछ सेकंड के लिए उसको हीट कर दिया। सेकंड स्टेज की जो हीटिंग होती है वो अंडर प्रेशर की जाती है, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, बंद करके प्रेशराइज करके उसको हीट दी जाती, वैसे सेकंड स्टेज में यहाँ पे भी अंडर प्रेशर इसको हीट दी जाती है। तो दो स्टेज में इसको किया जाता है यूजुअली। तो जो सेकंड स्टेज होता है वो अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर इसको करते हैं। और रैपिड कूलिंग करनी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे इसको कूल करना है फर्दर। तो ये जो है पास्चराइजेशन के अलग अलग मेथड है। कॉमनली यूज्ड मेथड जो है, मोस्ट वाइडली जो सबसे ज्यादा यूज होता है लार्ज स्केल पे या कमर्शियल स्केल पे, वो HPST मेथड। और रूरल कम्युनिटीज के लिए स्मॉल स्केल पे अगर जरूरत पड़ती है तो होल्डर मेथड, जो घरों में यूजुअली जो किया जाता है वो होल्डर मेथड ही है। बस एक ड्रॉबैक जो है होल्डर मेथड का हाउस होल्ड लेवल पे, वो ये है कि ये वाला काम कोई नहीं करता। उसकी कूलिंग की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आके कूल करें, ये कोई नहीं करता। रूम टेम्परेचर पे उसको उबालने के बाद छोड़ दिया जाता है, वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक होता है, बैक्टीरिया फिर से ग्रो कर जाती है। तो ये मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन कर लिया आपने, उसको कूल कर लिया आपने, उसको पहले हीट दी, फिर उसको ठंडा करके रख लिया। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पास्चराइजेशन आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, है ना। कुछ टेस्ट हैं जो पास्चराइजेशन की सफिशियंसी या एडिक्वेटली वो पास्चराइज्ड मिल्क है या नहीं है, उसके लिए करते हैं। तो एक पहला टेस्ट है और सबसे ज्यादा यूज टेस्ट जो है वो यही है, फास्फेटेज टेस्ट। अब इसका जो बेसिस है, किस बेसिस पे इस टेस्ट को किया जाता है, प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए, रॉ मिल्क में, कच्चा दूध है, तो उसमें एक एंजाइम होती है फास्फेटेज, यही एंजाइम, फास्फेटेज एंजाइम इसमें मौजूद है कच्चे दूध में। जैसे ही आप इसको 60 डिग्री या उसके ऊपर हीट देंगे, यानी मिल्क को हम बॉईल कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना है,
मोर देन 60 डिग्री का जैसे ही टेम्परेचर इसको मिल जाएगा, ये फास्फेटेज एंजाइम जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फास्फेटेज एंजाइम खत्म हो गई 60 डिग्री के अबव। 60 डिग्री के अबव, तो अब देखिए आपका जो भी पास्चराइजेशन का मेथड है वहां पे टेम्परेचर कितना है, अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसके ऊपर जैसे ही टेम्परेचर दिया जाएगा, तो ये फास्फेटेज एंजाइम जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कच्चा मिल्क है अगर, यानी रॉ मिल्क जो है, तो उसमें फास्फेटेज एंजाइम मौजूद है। अब अगर मान लीजिए किसी दूध में फास्फेटेज एंजाइम मौजूद है, जैसे कि सपोज दैट मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि हमने इसको पास्चराइज किया है, तो फर्दर इससे और क्या क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, तो फिर कैसे मौजूद है। 60 डिग्री पे नहीं किया है सही। एक तो ये है कि हीटिंग प्रोसेस सही नहीं हुआ है, दूसरी चीज मिलावट का जमाना है। मिलावट वाला दे दिया हाँ, है। मिलावट का जमाना है ना, तो हो सकता है कि उसमें मिलावट कर दी गई हो, ये भी हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा सबसे कॉमनली यूज टेस्ट जो है वो यही फास्फेटेज टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट जो है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। अब इसमें ये होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है, जैसे बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, वो फिर भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं ना, पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, कुछ रह जाते हैं, हमेशा रहेंगे। तो अब बहुत सारी कंट्रीज में ये कहा गया कि अगर पर एम एल पास्चराइज मिल्क है तो वहां पे बैक्टीरियल काउंट जो है 30,000 या उससे कम होना चाहिए, तो वो एडुकेटली पास्चराइज मिल्क माना जाएगा ना। यानी 30,000 लिमिट दे दी गई बैक्टीरियल काउंट की। पर एम एल मिल्क में अगर 30,000 बैक्टीरिया है या उससे कम है, तो दूध जो है वो पास्चराइज माना जाएगा। अब एक लास्ट है कोलिफार्म काउंट टेस्ट। इसका स्टैंडर्ड ये कोलिफार्म जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हीटिंग पे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरी तरीके से ये खत्म हो जाते हैं, कोलिफार्म काउंट्स। और अगर मान लीजिए कुछ एडिशन किया गया, नया उसमें मिला दिया गया, मिलावट हो गई, तो ये जो होंगे कोलिफार्म जरूर वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड वो यही माना गया कि 1 ml मिल्क है तो उसमें कोलिफार्म काउंट जो है वो 0 होने चाहिए, यानी एब्सेंट होने चाहिए, कोलिफार्म्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाने चाहिए। अगर ये मिल रहा है दैट मीन्स कि सही से पास्चराइजेशन दूध का नहीं हुआ है, दूध का पास्चराइजेशन जो है वो सही से नहीं हुआ है। तो ये मिल्क से रिलेटेड था, कुछ मिल्क बॉर्न डिजीजेज होती हैं। दूध से सर कॉमनली कौन कॉलीफॉर्म कौन क्या है? कॉलीफॉर्म्स, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी एक तरीके का ओके। बैक्टीरिया है ना। तो अब कुछ मिल्क बॉर्न डिजीजेज होते हैं जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है ह्यूमंस में, जो एनिमल से मैन की तरफ ट्रांसमिट होती है, फ्रॉम एनिमल्स टू मैन। और अगर सही से पास्चराइजेशन नहीं हुआ होगा तो ये डिजीज जो है ह्यूमंस में होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो एनिमल टू मैन ये ट्रांसमिट होते हैं, कुछ डिजीजेज हैं जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस की है। सबसे कॉमनली कौन सी डिजीज है जो ट्रांसमिट हो सकती है अगर एडिक्वेटली पास्चराइज्ड मिल्क नहीं है, कच्चा दूध। ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, वेरी गुड। सबसे कॉमन जो है ये डिजीज है बोआइन ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम कहते हैं, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का अभी भी सबसे कॉमन काज क्या है, मिल्क है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है, ब्रुसलोसिस, ये भी फ्रॉम एनिमल टू मैन ये ट्रांसमिट होती है ना। अब क्यू फीवर, क्यू फीवर, साल्मोनेला या साल्मोनेलोसिस इसको हम कहते हैं, साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग। इसके अलावा फर्दर और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं, लाइक डायरियल डिजीज ना, जिसमें आपको टाइफाइड पैराटाइफाइड बहुत कॉमन है, और कॉलरा है ना, ई कोलाई का इन्फेक्शन है। ये सारी डिजीजेस जो है ये एनिमल टू मैन है, जो ह्यूमन मिल्क से खासतौर से जो है मैन अगर कंज्यूम कर रहा है अनपास्चराइज्ड मिल्क या एडिक्वेटली पास्चराइज्ड मिल्क नहीं है, तो यहाँ से ये फैल सकती है ये डिजीज। और लेसर इंपॉर्टेंस में कुछ डिजीज ऐसी भी हैं, लाइक एंथ्रेक्स है ना, डिप्थीरिया है। अ, इसके अलावा कुछ हेपेटाइटिस, जो वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, ये भी फैल सकते हैं, चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन नहीं। कॉमन डिजीजेज यही है, ट्यूबरक्लोसिस ना, स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग है, साल्मोनेलोसिस, क्यू फीवर, ब्रुसलोसिस। इसके अलावा डायरियल डिजीजेज,
ये सारी हैं। अगर पास्चराइजेशन जो है सही से नहीं होगा तो ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू मैन। तो पास्चराइजेशन की बहुत वैल्यू है। और इसमें अगर कोई पूछे कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड पास्चराइजेशन का क्या है, या कमर्शियल लेवल पे लार्ज क्वांटिटी पे पास्चराइज अगर करना है तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। Phosphatase. HTST। मेथड हम पूछे हैं ना, टेस्ट नहीं। HTST मेथड, हाई HTS। टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ये जो है कमर्शियल लेवल पे कह लीजिए या मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड भी यही माना जाता है, HTST मेथड। अब जाहिर सी बात है, कोई कंपनी है मान लीजिए, एक है ना, डेयरी मिल्क है या बहुत सारी है ना, पान क्या, प्राग करके है, तो अमूल है। अब इनको मान लीजिए 10-20 हजार लीटर दूध सप्लाई करना होता है डेली, तो क्या वो होल्डर मेथड से वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 30 मिनट से ज्यादा तक टेम्परेचर देते रहे, फिर उसको निकाल के ठंडा करें, फिर दूसरा करें। नहीं, HTST मेथड सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे या लार्ज स्केल पे HTST मेथड ही यूज किया जाता है। अब पास्चराइजेशन के टेस्ट को, यानी उसकी सफिशियंसी को जब आपको मेजर करना होगा, तो उसके लिए फास्फेटेज टेस्ट सबसे बेहतरीन टेस्ट माना जाता है। मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट यही है जो यूज होता है। भाई ये डाइटरी फाइबर, फाइबर्स के बारे में अक्सर पढ़ते हो, खाने में फाइबर बढ़ाओ, सलाद बढ़ाओ, फाइबर चाहिए। फाइबर का मेन फंक्शन क्या है? सर ये अनडाइजेस्टेड बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं तो बॉवल क्लीन हो जाता है। बावेल को क्लीन करते हैं, गट मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। उसकी वजह, अगर डाइटरी फाइबर जो है एडिक्वेट है, तो जो कोलोनिक पॉलिप या कोलोनिक कैंसर होते हैं उसके होने के चांसेस कम है। इरिटेबल बाउल डिजीज है ना, इसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर किसी की डाइट में फाइबर जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी देखते हैं। नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, और डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दो तरीके का होता है, एक इनसॉल्युबल, दूसरा सॉल्युबल होता है ना। दो तरीके का डाइटरी फाइबर्स होता है। इनसॉल्युबल फाइबर्स यानी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन। सॉल्युबल्स में पेक्टिन्स है, गम्स है, मिसलेज है, ये क्या है, ये सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। नॉर्मली जो है हमारी डाइट में ये जो रिकमेंडेशन होती है कि कितना होना चाहिए हमारी डाइट में, डेली की डाइट जो हमारी है, उसमें कितना फाइबर होना चाहिए, अबाउट 40 ग्राम्स रिकमेंडेड इनटेक है। कि पर डे जो है 40 ग्राम फाइबर्स जो है इतना मिलना चाहिए हमें डाइट से डेली। तो जो हमारी डाइट है, इंडियन डाइट जो है, इस तरीके की है कि 50 से 100 ग्राम तक फाइबर इजिली पर डे मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वेजिटेबल्स जो है डाइट में मौजूद होने चाहिए। खासतौर से सीरियल्स एंड पल्सेस फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स हैं। मोर देन 10 ग्राम फाइबर पर 100, अगर 100 ग्राम कोई पल्स या सीरियल यूज कर रहा है तो उसमें 10 ग्राम से ज्यादा फाइबर उसको ऐसे ही मिले। अब फाइबर्स की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, यानी उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। देखिए ये इसके फंक्शन है, और इसी के उसका जो होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो इससे परेशानियां हो सकती हैं अगर कोई एडिक्वेट इंटेक में फाइबर नहीं ले रहा है तो। एक तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि गट क्लीन नहीं होगा ना। तो टॉक्सिसिटी, अब मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फूड आइटम जो था, अगर उसको निकलना है वो वहीं पे मौजूद है, तो उससे फर्दर जो है वो टॉक्सिसिटी डेवलप होगी ना। कोलोनिक पॉलिप्स और कॉलन कैंसर, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर किसी की डाइटरी फाइबर कम है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको नॉर्मली जो है ट्रांजिट टाइम होती है 4 to 6 आवर्स, उसमें निकल जाना चाहिए, अगर वो वहां पे मौजूद रहता है तो उससे चांसेस प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, स्टमक कैंसर भी हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये इसका फंक्शन है, जस्ट इसी का अपोजिट कर ले। फंक्शन में क्या है इसका, बल्क ऑफ द स्टूल ये बढ़ाता है ना, कॉन्स्टिपेशन कम करता है, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम को ये कम करता है, ताकि स्टूल जो है इजिली 4 से 6 घंटे में वो पास आउट हो सके, यानी गट मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। कोलोनिक पॉलिप्स और इन्वेजिव कोलोन कैंसर जो होते हैं उनको रिड्यूस करता है। स्टमक, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस को कम कर रहा है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसके भी चांसेस कम होंगे। ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के ब्लड लेवल को भी कम करेगा। एंड यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ IBS या रिकरेंट डाइवर्टिकुलाइटिस किसी को, तो उसके मैनेजमेंट में भी फाइबर को यूज, अगर किसी की डाइट में फाइबर कम है तो IBD या IBS होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसको। ये सारे डाइटरी फाइबर्स के फंक्शन है। और इसकी डिफिशियंसी में
इसी का जस्ट अपोजिट कर लीजिए, वो डिजीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज सबसे कॉमन याद करनी है कि कितना आरडीए है इसका, रिकमेंडेड डेली अलाउंस या रिकमेंडेड इनटेक डेली बेसिस पे कितना होना चाहिए। दैट इज 40 ग्राम। 40 ग्राम फाइबर्स पर डे हमें चाहिए। अब आइए फ्लोरीन। फ्लोरीन जो एलिमेंट की बात हम करते हैं नेचर में, तो फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना, और बहुत रिएक्टिव भी है। एक चीज और है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादातर जो है ये कंबाइंड फॉर्म में ही रहता है। फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव है, तो अक्सर ये कंबाइंड फॉर्म में ही पाया जाता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी में फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का सबसे इसेंशियल रोल कह लीजिए, या सबसे मेजर रोल जो होता है फ्लोरीन का, कहाँ पे होता है? टीथ। टीथ में, फॉर्मेशन ऑफ डेंटल इनेमल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डेंटल इनेमल। एक तो इसमें इसका रोल है, दूसरे बोन के मिनरलाइजेशन में। और इसकी जरूरत जो पड़ती है, इसकी क्वांटिटी वो नहीं, ट्रेस में कहते हैं। ट्रेस का मतलब ये है कि जिसकी क्वांटिटी हम मेजर ही ना कर सके, ट्रेस अमाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है फ्लोरीन की। पार्ट्स पर मिलियन की हम बात करते हैं इसके लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ डेंटल इनेमल एंड बोन मिनरलाइजेशन, ये इसका जो बहुत बेसिक फंक्शन है। और 96% जो फ्लोराइड कंटेंट है ह्यूमन बॉडी में, वो कहाँ पे पाया जाता है? 96% तक जो है फ्लोराइड कंटेंट जो है वो सिर्फ बोन और टीथ में पाया जाता है। बोन एंड टीथ में इसका पाया जाता है। टोटल 96% फ्लोराइड कंटेंट ह्यूमन बॉडी का वो सिर्फ बोन और टीथ में होता है। इसका सोर्स क्या, मेजर सोर्स क्या होता है? ह्यूमन को कहाँ से मिलता है फ्लोरीन या फ्लोराइड कह लीजिए, हमें कहाँ से मिलता है? वाटर सॉल्युबल। वाटर। वाटर। सबसे ज्यादा जो मेजर सोर्स जो है वो ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज द प्रिंसिपल सोर्स। सबसे मेजर सोर्स फ्लोरीन का है वो ड्रिंकिंग वाटर है। और नॉर्मली जो होता है हमारे इंडिया में, जो जहाँ तक ज्यादातर पार्ट्स में जो फ्लोराइड कंटेंट होता है वाटर का, वो अबाउट 0.5 पार्ट्स पर मिलियन होता है। अब ये पार्ट्स पर मिलियन जो होता है ना, इसको आप मिलीग्राम पर लीटर में भी डिनोट कर सकते हैं। 0.5 ppm नॉर्मल कंटेंट है, इतना होता है हर जगह के पानी में। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जिनको हम कहते हैं फ्लोरोसिस एंडेमिक एरियाज। फ्लोराइड खास तौर से जो साउथ के इलाके हैं इंडिया में, वहां पे फ्लोरोसिस बहुत ज्यादा कॉमन है, यानी फ्लोराइड की एक्सेस है ड्रिंकिंग वाटर में। तो वहां पे बहुत ज्यादा होती है, 3 to 12 ppm वहां के ड्रिंकिंग वाटर में। 3 to 12 पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलीग्राम पर लीटर। कितना ज्यादा होता है कुछ जगहों पे। सेकेंड जो सोर्स है इसका, फूड आइटम्स, फूड्स। ट्रेस अमाउंट में बहुत सारे फूड्स में पाए जाते हैं, लाइक सी फिश। सी फिश में इसकी क्वांटिटी होती है। या इवन जो टी है, चाय, इसमें भी ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। और चीज, ये जो फूड आइटम्स है इसमें फ्लोरीन पाई जाती है नॉर्मली। अब फ्लोरीन की चाहे तो डिफिशियंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए, इसको कहा जाता है दो धारी तलवार। ज्यादा है तो भी परेशानी है, और कम है तो भी परेशानी है। बहुत नाप तौल के ये चाहिए होता है। इसको टू एज स्वॉर्ड या डबल एज स्वॉर्ड भी इसको कहते हैं, दो धारी तलवार है। ज्यादा अगर कोई ले रहा है, फ्लोराइड बहुत ज्यादा ले रहा है वाया ड्रिंकिंग वाटर, अगर एक्सेस है, डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा उसको मिल रहा है, तो डेंटल फ्लोरोसिस या स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाती है। फ्लोरोसिस या स्केलेटल फ्लोरोसिस। अगर मान लीजिए कम ले रहा है, इनएडिक्वेट इनटेक है, तो डेंटल कैरीज ये डेवलप होने लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इट इज ए डबल एज स्वॉर्ड। अब रिकमेंडेड लेवल कितना होना चाहिए फ्लोरीन जो है, हमें कितने अमाउंट में डेली यूज करना चाहिए? इसका डेली का रिकमेंडेशन जो है 0.5 to 0.8 पार्ट्स पर मिलियन है।
ये नॉर्मल है, इतना होना चाहिए हमारे ड्रिंकिंग वाटर में। जो रिकमेंडेड लेवल है ड्रिंकिंग वाटर में 0.5 टू 0.8 पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर में भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। इतना ही चाहिए, ये रिकमेंडेशन है, ये नॉर्मल वैल्यूज है। अगर इतना है तो सफिशियंट है, ना तो इससे एक्सेस होगी ना तो इसकी कमी होगी। और कुछ टेम्परेट कंट्रीज, यानी जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, जहाँ पे वाटर इनटेक कम होता है लोगों का ना, ऑप्टिमम लेवल जो है वो 1 टू 2 मिलीग्राम। हमारे इंडिया के लिए जो है वो 0.5 टू 0.8 है। इसको याद रखिएगा, ये चीज याद रखने की है। एंड मेजर सोर्स क्या है फ्लोरीन हमारे लिए? सॉल्ट। अभी बात हुई है मेजर कि दो ही सोर्स हैं। वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर। वाटर है ड्रिंकिंग water, और वाटर। food. फूड। मेजर एग्जैक्टली। सोर्स तो ड्रिंकिंग वाटर है ना, यहाँ पे वाटर की बात ज्यादा हो रही है। ड्रिंकिंग वाटर एक सर स्लाइड जो ऊपर हो गया। सर जो हाँ, आरओ वाटर पीते हैं तो क्या ये डिफिशियंसी वगैरह उनमें भी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि वो तो सब खाली कर देता है। आरओ वाटर बहुत अच्छा पानी नहीं माना जाता है। बस वो अब एक टैबू हो गया है कि हाँ हर घर में आरओ वाटर होना चाहिए। आरओ होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो फिल्टर करता है, अच्छी बात है, लेकिन वो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको भी फिल्टर कर देता है। अब ये ट्रेस में पाए जाते हैं फ्लोरीन वगैरह, इनको वो एकदम साफ कर देता है। तो इसीलिए जब आप पानी का बॉटल कहीं से आप परचेज करें, खरीदेंगे, तो वहां पे लिखा होता है ना, विद एडेड मिनरल्स। इसका मतलब ये है कि वो जो आरओ उन्होंने किया था उसमें सब मिनरल्स जो है वॉश आउट हो गए, खत्म हो गए, तो वो ऐड करके फिर देते हैं। तो विद एडेड मिनरल्स वो लिख के आता है। अब अलग अलग तरीके के आरओ आने लगे हैं जो कुछ को प्रिजर्व कर लेते हैं। यूजुअली जो शुरू में जो जितना भी आरओ सिस्टम लगा था, सब के सब जो है ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते थे, मिनरल्स होते थे, ये उसको साफ कर देते थे पूरी तरीके से। तो मेजर सोर्स है फ्लोरीन जो मैन के लिए वो ड्रिंकिंग वाटर है, पानी के जरिए जो हमें मिलता है। अब फ्लोराइड जो है ये डबल एज स्वॉर्ड इसको कहते हैं। अगर कम ले रहा है कोई, इनएडिक्वेट इनटेक है, तो डेंटल कैरीज हो सकती है उससे। डेंटल कैरीज ना, दांतों में गड्ढा पड़ जाना। और अगर एक्सेस है तो डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस, यानी दांत भी कमजोर हो जाएंगे, बदनुमा हो जाएंगे, जैसे शेप एंड साइज सब बिगड़ जाती है फ्लोरोसिस में। और स्केलेटल फ्लोरोसिस में भी जो बोन्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। और जगह जगह से आप देखेंगे कि उनका जो बोनी कर्वेचर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब का मतलब एक आदमी अगर सीधा खड़ा है तो उसकी हड्डियां इस तरीके से हैं। और डेंटल फ्लोरोसिस में जो होती है वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो उसको जेनुवल्गम भी, यहाँ पे भी ये वर्ड जेनुवल्गम का वर्ड यहाँ पे भी यूज किया जाता है फ्लोरोसिस के लिए। अब लेवल कितना पे क्या चीज होती है ना, अगर एक्सेस है, फ्लोराइड की ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस है, तो मोर देन 1.5 पार्ट्स पर मिलियन अगर है, तो वहां पे डेंटल फ्लोरोसिस डेवलप होना शुरू होती है, जिसको मॉटलिंग कहते हैं हम। कहते हैं मॉटलिंग। लेवल 3 टू 6 पार्ट्स पर मिलियन है, एक्सेस है, मॉडरेट लेवल का एक्सेस है, तो स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है, स्केलेटल फ्लोरोसिस। और अगर 10 पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा फ्लोराइड कंटेंट वाटर में मौजूद है, तो क्रिपलिंग फ्लोरोसिस। क्रिपलिंग का मतलब वही जो जेनु वल्गम वाली बात मैंने बताई थी ना, हड्डियां जो है वो बेंड हो जाती हैं पूरी तरीके से। क्रिपलिंग फ्लोरोसिस डेवलप होने लगती है मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन के लेवल पे। अब अगर जैसे कोई एक्सेस फ्लोराइड पहले 7 साल के लाइफ में, यानी बच्चा है, और इस वक्त जो है क्योंकि टूथ कैल्सिफिकेशन हो रहा होता है, फर्स्ट 7 ईयर्स में टूथ क्या होता है, कैल्सिफिकेशन इनका चलता रहता है। तो इस दौरान डेंटल फ्लोरोसिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस occurs when excess fluoride is ingested during first 7 years of life। पहले 7 साल में डेंटल फ्लोरोसिस बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ये टूथ कैल्सिफिकेशन का वक्त होता है ना। और फ्लोरोसिस होती कब है, किस लेवल पे? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इंटेक, अगर 1 लीटर में 1.5 मिलीग्राम का इंटेक है या उससे ज्यादा का है, तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगी। अब इसमें होता क्या, मॉटलिंग होती है। मॉटलिंग कहाँ पे मिलती है? इंसीजर पे, जो अपर जाके इंसीजर्स होते हैं सबसे अच्छा वहीं पे दिखता है मॉटलिंग। इस तरीके के दांत अक्सर आपको दिखेंगे बच्चों के। नॉर्मल जो है शाइनिंग वाइट है, ठीक है। अब माइल्ड सी मॉटलिंग अगर शुरू हो रही है तो सबसे पहले जो होता है कलर जो होता है वो चेंज होता है दांतों का, और उसकी जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अब देखिए नॉर्मल जो एकदम स्ट्रेट है, और यहाँ पे अब इसकी बेंडिंग होने लगी है।
और मॉडरेट में अब धीरे धीरे जो है दांत जो है किनारों से वो खराब होना शुरू होते हैं, यानी टूथ डिके होने लगता है, दांत जो है वो टूटने लगते हैं। और सीवियर फॉर्म में फिर बहुत ज्यादा छोटे छोटे इसमें आप देखेंगे ना, ऐसा लगेगा जैसे गड्ढा बन गया है, होल्स पड़ गए हैं इसमें। ये बहुत सीवियर टाइप की मॉडलिंग होती है। तो इस तरीके से ये डेंटल फ्लोरोसिस या मॉडलिंग जो होती है किस लेवल पे होती है, किस लेवल के इंजेक्शन पे, 1.5 मिलीग्राम या 1.5 पार्ट्स पर मिलियन का अगर इंजेक्शन, खास तौर से शुरू के 7 सालों में अगर किसी बच्चे को कंटिन्यूअस पानी में मिल रहा है तो उसको डेंटल फ्लोरोसिस होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और स्केलेटल फ्लोरोसिस जो होती है 3 to 6 पार्ट्स पर मिलियन पे होती है, फ्लोरीन। अब मान लीजिए एक्सेस फ्लोरीन है, फ्लोराइड कंटेंट पानी का बहुत ज्यादा है, तो कुछ तो करना है। तो उसके लिए जो है एक नालगोंडा टेक्निक यूज होती है। नालगोंडा टेक्निक इसको याद रखिएगा कि नालगोंडा टेक्निक जो यूज होती है वो डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर, पानी के डीफ्लोराइडेशन के लिए, यानी फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा था उससे फ्लोराइड कंटेंट को कम करना है, दैट इज डीफ्लोराइडेशन। तो डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर नालगोंडा टेक्निक यूज की जाती है। इसको डेवलप किसने किया था? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, नागपुर में है ये। इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था, इस इंस्टीट्यूट ने, फॉर डीफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर। नालगोंडा टेक्निक इसके लिए यूज की जाती है। अब इसमें एक सीक्वेंस से तरीका है, उसका सीक्वेंस देखिएगा। लाइम, चूना, एलम, फिटकरी, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है। ये तीन चीजें हैं जो यूज होती हैं। फिर फर्दर जो फ्लकुलेशन किया जाता है, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसमें जो सबसे मेजर रोल है नालगोंडा टेक्निक में, जो ये सीक्वेंस में सब चल रहा है, सबसे मेजर रोल जो होता है वो एलम का होता है। एलम का जो होता है वो सबसे मेजर रोल होता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। जैसे सिन्ने नमू के पांचों दर्जात को लाइन से लगाइए, यही तो शायद पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। तो इसी तरीके से कभी हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, प्रॉपर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस यही है, लाइम, एलम, ब्लीचिंग पाउडर, फ्लकुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब इसमें पूछ ले कि मेजर रोल किसका है, सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले करता है, तो वो एलम है। अब इसमें जो चौथा टर्म आप देख रहे हैं फ्लकुलेशन, फ्लकुलेशन क्या होता है? व्हाट इज फ्लकुलेशन? कोई पानी है, मान लीजिए पानी का एक आप जार ले लीजिए, उसमें पानी और कुछ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी है ना, वो फैली हुई है। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डालते हैं शायद। नहीं, इसमें क्या किया जाता है ना, स्टरिंग की जाती है या कुछ इस तरीके की चीजें भी डाल दी जाती है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक जगह जमा कर देती है। आप उसको बहुत तेजी के साथ स्टिर करिए तो आप देखेंगे कि जो उसमें इम्प्योरिटीज है या जो बिखरी हुई चीज थी वो एक जगह सेंटर में आके जमा हो जाती है। तो इसका जो फ्लक्चुएशन का मेन मकसद होता है, जो माइक्रो अलगा होते हैं, ये एक दूसरे से बाइंड हो जाए, ये एक दूसरे से बाइंड हो जाए और ये एक बड़ा पार्टिकल की तरह बन जाए, एक ही जगह जमा हो जाए। तो जाहिर सी बात है जब जिसका वेट बढ़ जाएगा तो जब आप उसको छोड़ देंगे तो सेडिमेंटेशन भी इजिली हो जाएगा। तो अंडर द ग्रेविटी जो वेट वाले प्रोडक्ट होंगे वही तो नीचे जाके सेडिमेंट करेंगे, जमा हो जाएंगे। तो फर्दर फ्लकुलेशन के बाद फिर सेडिमेंट किया जाता है, उसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे जमा हो जाए। और उसके बाद फिर लास्ट में फिल्टर आउट कर दिया जाता है, फिल्ट्रेशन। ये इसकी टेक्निक है, ये इसका सीक्वेंस है। सीक्वेंस याद रखिएगा, मेजर रोल किसका है, वो एलम का होता है नालगोंडा टेक्निक में। अब हाउस होल्ड लेवल पे क्या क्या किया जा सकता है, नालगोंडा टेक्निक हाउस होल्ड लेवल पे भी यूज की जा सकती है। एल्यूमिना का यूज करके डिफ्लोराइड किया जा सकता है और फास्फेट का यूज करके भी डिफ्लोराइड किया जा सकता है। कहानी ये है कि इसमें दो चीज आपको जरूर याद रखनी है। जब भी फ्लोरीन या फ्लोराइड के बारे में आप याद रखेंगे, कितना ऑप्टिमम लेवल है, एक तो वो याद रखना है, 0.5 से 0.8 पार्ट्स पर मिलियन। सेकंड चीज नालगोंडा टेक्निक, ये पूछा जा सकता है कि ये टेक्निक है ना थोड़ी सी अजीब टाइप की टेक्निक है, किसी को याद ही नहीं होगा, पानी के लिए भी यूज की जा सकती है। तो नालगोंडा टेक्निक किसके लिए यूज होती है? फॉर डिफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर। जैसे अभी किसी से पूछ लो पर्ल इंडेक्स क्या है, तो कोई मतलब बहुत रेयरली जो पढ़ चुका होगा वही बताएगा इजिली, मतलब वो उससे मैच ही नहीं करते, वो चीजें कुछ चीजें होती हैं तो उसको याद करनी पड़ती है। तो नालगोंडा टेक्निक फॉर डिक्लोराइडेशन ऑफ वाटर, ये जरूर याद होना चाहिए। और इसमें फिर है, इनका सीक्वेंस है, याद हो जाए तो वेल एंड गुड है। मेजर रोल जरूर याद रखिएगा, एलम का है। अब आयोडीन, आयोडीन भी बहुत इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। किसके लिए जरूरी होता है आयोडीन?
थायराइड। थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, है ना। इसके अलावा अगर थायराइड हार्मोन्स के अलावा भी अगर हम बात करें, तो जैसे तमाम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनके नॉर्मल ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए भी आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए शुरू से ही किसी को हाइपो आयोडीन की कमी है, किसी बच्चे में आयोडीन की कमी है, तो क्या क्या हो सकता है? क्रिएटिनिन। गॉइटर। ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर जो है वो मैनिफेस्टेशन एक तरीके से हाइपोथायराइडिज्म का ही होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकती है। इंटेलिजेंस लेवल, डेवलपमेंट जो होता है, जो जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होते हैं वो डिले कर जाएंगे, जो माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के वो डिले होते चले जाएंगे, तो इंटेलिजेंस पे असर पड़ेगा। इसके अलावा जो मोटर माइलस्टोन्स है उस पे भी असर पड़ेगा। मेंटल डिफिशियंसी होगी, हियरिंग डिफेक्ट हो सकता है, स्पीच, यानी जो भी माइलस्टोन्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी जो है सब सफर करेंगे, सब में डिले होता चला जाएगा। और अगर मान लीजिए आयोडीन है और इसका और असर अप टू सम लेवल जो है, स्क्विंट, भेंगापन जिसको कहते हैं, स्ट्रेबिस्मस, इस पे भी असर आता है इसका। और साथ ही साथ क्रेटिनिन, क्रेटिनिन, ये सारी चीजें हैं जो आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है। मेजर जो है कॉमनली जो है बच्चों में जो ऑब्जर्व किया जाता है वो सबसे पहले ग्वाइटर को ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर ग्वाइटर से ही हाइपोथायराइड भी पता चल जाता है, और उनका आप देखेंगे कि जो माइलस्टोन्स होते हैं वो सब डिले होते चले जाते हैं ना। और अगर मान लीजिए मदर को डिफिशियंसी है आयोडीन की, मदर को डिफिशियंसी है और प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट मदर, तो उसको क्या क्या परेशानी हो सकती है आयोडीन की डिफिशियंसी से डेवलपिंग फीटस में? नहीं चलेगी सर। आ जाएगी। स्पॉन आईयूजीआर। हाँ, आईयूजीआर हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, या आईयूडी। ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये आयोडीन का बहुत मेजर रोल है। इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है आयोडीन का? सॉल्ट। वो तो आयोडाइजेशन का एक प्रोसेस है ना, साल्ट के जरिए जो फोर्टिफिकेशन, वो फूड फोर्टिफिकेशन है। नेचुरल सोर्स में जो उसका होता है सी फूड्स होते हैं, सी फूड्स। अब सी फूड्स में क्या चीज आएगी? सबसे पहले तो सी फिश, सी फिश जो होता है, और सी फिश में अगर आप बात करें तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है, इसमें आयोडीन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। फिर नमक, समुद्री नमक जो आप कह लीजिए सी साल्ट, वहां पे है। और साल्ट में फर्दर जो आयोडाइजेशन किया जाता है। और बहुत सारे फूड्स आइटम्स और ऐसे हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, मिल्क है, यहाँ पे भी बहुत ट्रेसेस में स्मॉलर अमाउंट में आयोडीन जो है वो मिलता है। और फ्रेश वाटर जो पीने का पानी जो है, इसमें आयोडीन का अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब आयोडीन आता कहाँ से हमारी ह्यूमन बॉडी को? अब जो हम तो फ्रेश वाटर ले रहे हैं, फ्रेश वाटर में मतलब सॉल्ट बहुत स्मॉल से। क्वांटिटी में, है ना। तो 90% जो आयोडीन आता है, 90% आयोडीन जो हमें मिलता है वो वाया फूड मिलता है। आयोडाइज सॉल्ट। हाँ, फूड के जरिए। आयोडाइज साल्ट, आयोडाइजेशन होता है, नमक आप खाने में, हर खाने में नमक होता है। तो वाया फूड 90% जो होता है वाया फूड, और बचा हुआ 10% जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर, ये इस तरीके से हमें मिलता है। हम्म। अब एक टर्म अक्सर आता है, इसको बस थोड़ा सा देखिएगा, जिसको हम कहते हैं गोइट्रोजेंस। किसी को नॉर्मल अमाउंट में भी आयोडीन मिल रही है, हो सकता है उसको गोइटर डेवलप हो जाए। किसी का डाइटरी सोर्स अच्छा है, आयोडीन की डिफिशियंसी उसको नहीं होनी चाहिए डाइट से या पानी से, उसके बावजूद भी उसको गोइटर हो सकता है। और गोइटर क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस गोइट्रोजेंस। कुछ ऐसी सब्जियां हैं
है ना। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं, और खास तौर से ब्रेसिका ग्रुप की वेजिटेबल जिसमें कैबेज और कालीफ्लावर आते हैं। इसमें जो होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो आयोडीन के यूटिलाइजेशन को इंटरफेयर कर देते हैं। कैबेज एंड कालीफ्लावर, ये आयोडीन के यूटिलाइजेशन को ब्लॉक करते हैं। यानी थायराइड ग्लैंड तक पहुंचना चाहिए, वहां पे आयोडाइजेशन जो होता है, यहाँ पे ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो आयोडीन मिल तो रहा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है अगर कोई बहुत ज्यादा जो है कैबेज या कालीफ्लावर का यूज करे। इसमें गोइट्रोजन इन्हीं को कहा जाता है। इसमें कुछ सब्सटेंस इस तरीके के पाए जाते हैं जो फर्दर जो है वो ग्वाइटर को डेवलप करा देते हैं। किस तरीके से? आयोडीन को थायराइड ग्लैंड तक पहुंचने ही नहीं देते, उनका यूटिलाइजेशन ही नहीं होने देते। तो ब्रेसिका ग्रुप की ये कैबेज और कालीफ्लावर ये सब्जियां आती हैं, इनमें गोइट्रोजेंस पाए जाते हैं। तो अगर किसी का आयोडीन कंजम्पशन नॉर्मल है तो भी हो सकता है कि उसको गोइटर डेवलप हो जाए। अब ये डब्ल्यू ने कहा कि यूनिसेफ इनका रिकमेंडेड डेली आयोडीन इंटेक कितना होना चाहिए, डेली का आयोडीन इंटेक कितना होना चाहिए। तो अब ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए इन्होंने डिफाइन किया। प्री स्कूल चिल्ड्रन यानी 0 to 59 मंथ, या यूं कह लीजिए अप टू 5 इयर्स तक, जो 90 माइक्रोग्राम डेली इंटेक, 90 माइक्रोग्राम। स्कूल एज चिल्ड्रन में 6 to 12 इयर्स का जो एज ग्रुप है, यहाँ पे 120 माइक्रोग्राम का डेली इंटेक ये रिकमेंडेड है। और एडल्ट में याद रखिएगा, एडल्ट more than 12 इयर्स, अब ये मेल भी है फीमेल भी है, सबके लिए ये कॉमन है। 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम को जरूर याद रखिएगा, यही पूछा भी जा सकता है कि एडल्ट्स में आयोडीन का डेली इंटेक जो है डब्ल्यू ने कितना रिकमेंड किया है। 150 माइक्रोग्राम। अब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में प्लस 100 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 250 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये आयोडीन की जरूरत इतना पड़ेगी। अब आयोडाइज साल्ट यूज होता है, हाँ हर घर में है। साल्ट आयोडाइजेशन या आयोडाइज साल्ट जो है हर घर में मिल रहा है। तो अब इसके बारे में देखिएगा कि आयोडाइजेशन जो साल्ट का किया जा रहा है, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज प्रोफाइलेक्टिक मेजर अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर से बचने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोफाइलेक्टिक मेजर। अब प्रोफाइलेक्सिस देखिए, यहाँ पे प्रोफाइलेक्टिक वर्ड यूज हो गया, दैट मीन्स प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या हो जाएगा? प्राइमरी प्राइमरी प्रिवेंशन जरूर। प्राइमरी प्रिवेंशन। हाँ, तो मोस्ट वाइडली यूज प्रोफाइलेक्टिक मेजर अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ ग्वाइटर, आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट, है ना। ग्वाइटर के प्रिवेंशन के लिए सबसे कॉमनली और सबसे चीप भी है ना, आसान है, इजिली हाउस होल्ड, क्योंकि नमक जो है हर किसी की डाइट में होना ही होना है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन अगर नहीं है तो खाने में नमक तो जरूरी चाहिए उसे, और जो नमक नहीं खाता वो वफादारी भी नहीं करता। तो नमक जरूरी है। तो इसलिए ये माना गया कि अगर यहाँ पे हम आयोडीन को मिक्स कर देंगे तो इजिली जो है, जो इतना बड़ा पॉपुलेशन ग्रुप है, सबके पास आसानी से जो है जितना चाहिए रिकमेंडेड जो अलाउंस है आयोडीन का, वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा, उन्हें मिलता रहेगा। और बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। बस जो साल्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको हमें क्या करना है, डायरेक्टिव देना है, इनिशिएट उनसे लेना है कि भैया आप आयोडाइजेशन कराइए साल्ट का। तो वहां से शुरू हुआ प्रोसेस, और इजिली एवरी हाउस, मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त इंडिया में मोर देन 95% हाउस होल्ड लेवल पे आयोडाइज साल्ट यूज होता होगा। लेकिन अब इसका एक ड्रॉबैक भी आ रहा है, इसका ड्रॉबैक भी आ रहा है। कहते हैं ना कि आयोडीन ज्यादा हो रही है तो उससे भी अब परेशानियां धीरे धीरे, अब इस पे भी रिसर्च पेपर्स होने लगे हैं कि एक्सेस आयोडीन से क्या क्या हो रहा है अब। क्योंकि एक वक्त आता है जो थायराइड ग्लैंड होता है ना वो बहुत ज्यादा, जब उसे आयोडीन मिलना शुरू होती है तो बेसडो फेनामेना जो है वो डेवलप होने लगता है। उसको हम कहते हैं बेसडो फेनामेना। जब एक्सेस आयोडीन का एक्सपोजर होता है थायराइड ग्लैंड से, तो एक थायरोटॉक्सिकोसिस की पहले एक, मतलब हाइपर हो जाएगा वो, बहुत ज्यादा उससे परेशानी होने लगेगी, यानी टीएसएच जो है वो बहुत कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपर थायरोइडिज्म पहले डेवलप हो जाता है, बाद में कुछ दिनों के बाद फिर हाइपो हो जाता है। तो ये भी एक परेशानी अब आ रही है धीरे धीरे आयोडाइजेशन से। लेकिन आयोडाइज साल्ट के बारे में हमें पढ़ना है, आयोडाइजेशन जो हो रहा है साल्ट का, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज
प्रोफाइलेक्टिक मेजर अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ गोइटर। और एंडेमिक एरियाज में मास प्रोफाइलेक्सिस के लिए सबसे अच्छा मेथड आयोडाइजेशन को माना गया। चीप था, कन्वीनियंस था, इजी टू यूज था, और हाउस होल्ड लेवल पे इजिली जो है ये अवेलेबल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पीएफए यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इन्होंने क्या किया, जो ये एक्ट था 1954 में ये बना था फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड, कि साल्ट में आयोडाइजेशन का लेवल कितना होना चाहिए। पीपीएम यहाँ पे यूज हो रहा, पार्ट्स पर मिलियन यानी मिलीग्राम पर केजी, है ना। तो 30 पीपीएम एट प्रोडक्शन लेवल, यानी जहाँ पे आयोडाइजेशन किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो नमक की हैं, तो जहाँ पे आयोडाइजेशन किया जा रहा है वहां पे एटलीस्ट जो है 30 पीपीएम इतना आयोडाइजेशन होना चाहिए पर केजी। 30 मिलीग्राम का वो होना चाहिए। और कंज्यूमर लेवल आते आते यानी हाउस होल्ड लेवल पे जहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है, एटलीस्ट जो है कंज्यूमर को 15 पार्ट पर मिलियन मिलना चाहिए। ये इनका एक एक्ट के जरिए इन्होंने इस लेवल को बताया था कि इतना होना चाहिए। 30 पीपीएम रहेगा प्रोडक्शन लेवल पे, तो हाउस होल्ड लेवल पे आते आते वो 15 पीपीएम तो रह ही जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 6%, लेस देन 6% बाई वेट। और सोडियम क्लोराइड कंटेंट मोर देन 96% होना चाहिए नमक में। नमक में सोडियम क्लोराइड का कंटेंट जो होना चाहिए मोर देन, यानी 100 ग्राम में अगर आप कह लीजिए तो 96 मिलीग्राम जो है वो नमक होना चाहिए। हाँ, एंड लेस देन 6% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए बाई वेट का। ये अकॉर्डिंग टू पीएफए एक्ट 1954 था। अब एक आता है जिसको हम कहते हैं डबल फोर्टिफाइड या ट्विन फोर्टिफाइड साल्ट। डेवलप किसने किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने इसको बनाया था। इसको इन्होंने, अब डीएफएस में डबल फोर्टिफाइड साल्ट में या ट्विन फोर्टिफाइड साल्ट में, साल्ट तो है ही, नमक है, पोटेशियम आयोडेट, फेरस सल्फेट, सोडियम हेक्सामेटासल्फेट, लेकिन इस मेटाफास्फेट, इसकी खास बात क्या है, इसमें जो आयरन और आयोडीन, ये दो चीजें और ऐड, डबल फोर्टिफाइड साल्ट में या ट्विन फोर्टिफाइड साल्ट में आयरन और आयोडीन भी ऐड किया गया था। अब 1 ग्राम नमक अगर कोई ले रहा है, 1 ग्राम साल्ट, तो इसमें कितना आयरन और कितना आयोडीन होना चाहिए, तो 40 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम इसमें आयोडीन ऐड किया गया पर ग्राम साल्ट में, है ना। और 1 मिलीग्राम आयरन, ये इसका एडिशन था डबल फोर्टिफाइड साल्ट में। डेवलप किसने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने। डीएफएस में आयरन और आयोडीन, ये इसकी पेक्यूलियरिटी थी। 1 ग्राम नमक में डबल फोर्टिफाइड साल्ट जो है 1 ग्राम अगर लेंगे तो उसमें 40 माइक्रोग्राम आयोडीन और 1 मिलीग्राम आयरन इसमें था। अब ग्वाइटर की जो क्लासिफिकेशन की जाती है अलग अलग, ग्रेड 0 कोई ग्वाइटर नहीं, है ना, नो पाल्पेबल और विजिबल ग्वाइटर। अब ग्रेड 1 जो है, ग्रेड 1 का मतलब ये है कि ग्वाइटर तो पाल्पेबल है लेकिन विजिबल नहीं है। दैट मीन्स कि मास जो कोई है, अगर हम थायराइड पे उसको पाल्पेट करेंगे तब मिलेगा, थायराइड ग्लैंड को जब हम पाल्पेट करेंगे तो हमें एक मास मिलेगा ऑन पाल्पेशन, लेकिन विजिबली वहां पे कुछ नहीं दिख रहा, अभी भी नेक पे कोई विजिबल साइन नहीं है कि कोई चीज इनलार्ज है, लेकिन ऑन पाल्पेशन अगर मिल रहा है तो ग्रेड 1 में हुआ था, यानी ग्वाइटर इज पाल्पेबल बट नॉट विजिबल। एंड ग्रेड 2 क्या है, विजिबल भी है पाल्पेबल भी है। ये ग्रेड 2 इस तरीके से ग्वाइटर की क्लासिफिकेशन की जाती है। बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा है, जो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम जो चला था उसमें इसको पढ़ेंगे, है ना। तो ग्वाइटर की ये क्लासिफिकेशन थी। अब आइए आयरन, आयरन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। आयरन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आयरन का फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन कोई बता दे एक। हीमोग्लोबिन, हाँ ठीक है, हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में तो इसका जरूरत है, फंक्शन तो इसका है ही ना। हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन के बिना हेमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म ही नहीं होगी। अच्छा, हेमोग्लोबिन बन गई, तो हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन रेड कैरी ब्लड करना। सेल ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो जो सबसे सेंट्रल फंक्शन या मेजर फंक्शन जो आयरन का हो जाता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होता है ना। तो आयरन
जो है सबसे ज्यादा जो होता है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है अराउंड 60 to 70%, वो ब्लड में होता है। कहाँ पे है? खून में है, ब्लड में, यानी एचबी आयरन जिसको हम कहते हैं। 60 से 70% तक आयरन जो है वो हमारे ब्लड में मिलता है। और जो थोड़ा बहुत है इसके बाद, यानी 30 to 40%, वो स्टोरेज फार्म में मिलता है। स्टोरेज फार्म में मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अब 1 ग्राम हेमोग्लोबिन अगर है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन, इसमें कितना आयरन होगा? तो लगभग लगभग 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। 1 ग्राम एच बी कंटेन्स 3.34 मिलीग्राम ऑफ आयरन। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में इतना आयरन होता है। अच्छा, नॉर्मल पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना आयरन होता है? 3 से 4 ग्राम, बस। 3 से 4 ग्राम टोटल आयरन कंटेंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का। अब उसमें से 3 से 4 ग्राम में 60 to 70% किसमें है? सिर्फ ब्लड में होता है एज एच बी आयरन। और जो बचा कुचा होता है वो स्टोरेज फार्म में होता है। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 3.34 मिलीग्राम आयरन कंटेन करती है, इतना इसमें आयरन होता है। आयरन का फंक्शन क्या है? तो इसके फंक्शन देख लेते हैं ना। एक तो फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को बना रहा है। दूसरे ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मसल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, एंड कैटेकोलामाइंस के मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये जरूरी होता है। अब सेंट्रल फंक्शन क्या है? एचबी का फॉर्मेशन इसने कर दिया, तो इसका जो सबसे सेंट्रल फंक्शन या सबसे मेजर फंक्शन जो होगा दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये उसका बेसिक फंक्शन सब है। अब आयरन लॉस कहाँ कहाँ से होता है हमारे पूरे उसमें, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में? आयरन लॉस किस तरीके से हो? दो तरीके से, या तो हेमरेज के जरिए आयरन लॉस हो, एंड दूसरा बेसल लॉस। अच्छा, एक चीज और है इसकी जो है ना, सेल्फ यूटिलाइजेशन एक चीज कहते हैं आयरन के लिए। ये चीज होती है कि अगर ह्यूमन बॉडी में इंटरनली अगर जो है, मान लीजिए आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहां से जो आयरन लिबरेट आउट होता है, यानी जो निकलता है, वो फर्दर फिर से यूटिलाइज हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली वो यूटिलाइज होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आयरन का लॉस होता है। और एडल्ट में आमतौर से ये माना जाता है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसमें 1 मिलीग्राम आयरन जो है डेली बेसिस पे उसका लॉस होता है। पहली चीज अब यहाँ से नोट करिएगा, पर डे डेली बेसिस पे 1 मिलीग्राम आयरन का लॉस हो सकता है। इतना नॉर्मल है, ये होता रहता है। अब अगर 28 डे की साइकिल है किसी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन की, तो उसमें कितना आयरन लॉस होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? अबाउट 12.5 मिलीग्राम, अगर 28 डे की साइकिल है तो, है ना? 12.5 मिलीग्राम का आयरन लॉस होता है मंथली बेसिस पे। इसके बाद दो मेजर रूट होते हैं आयरन लॉस के, एक तो थ्रू हेमरेज एंड दूसरा बेसल लॉस। थ्रू हेमरेज में कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी ट्रॉमा हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, जहाँ पे भी ब्लड लॉस होगा वहां पे आयरन लॉस होगा। दैट मीन्स कि आयरन का लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस पे आयरन लॉस हो रहा है। अब इसके दो, आयरन लॉस का थ्रू हेमरेज की अगर हम बात करें, तो अब ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल क्या क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फिजियोलॉजिकल, वुमन में मेंसेस का। हाँ मेंसेस यानी मेंस्ट्रुएशन के जरिए, और दूसरा ड्यूरिंग लेबर।
एंड ड्यूरिंग लेबर, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ब्लड लॉस होता है। ये फिजियोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल क्या होगा? कोई भी ट्रॉमा, एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी ट्रामा हो रहा है, इसके अलावा पैथोलॉजी कोई ह्यूमन बॉडी में हो रही है अलग से, लाइक हुकवार्म इन्फेस्टेशन, ना, हुकवार्म का इन्फेक्शन अगर किसी को है, इसको माइनस एनीमिया भी इसीलिए बोलते हैं हुकवार्म इन्फेक्शन को। हुकवार्म का इन्फेक्शन है वो ब्लड लॉस धीरे धीरे करता रहेगा, ब्लड लॉस होता है। मलेरिया में बहुत ज्यादा रेड सेल ब्रेकडाउन होता है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है। मलेरिया का इन्फेक्शन है। किसी को अगर पाइल्स है, हेमोराइड्स, यहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है, हेमोराइड्स हैं, या पेप्टिक अल्सर है, ये डिजीजेज हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे ब्लड लॉस वाया हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा एक पैथोलॉजी ये भी है कि बहुत मैसिव अमाउंट में एक्सीडेंट हो जाए, ट्रामा हो जाए। बेसल लॉस, बेसल लॉस भी होता है आयरन का, यूरिन के जरिए होता है थोड़ा बहुत। जो नॉर्मल मैंने कहा ना कि 1 मिलीग्राम आयरन पर डे तक लॉस जो होता है, वो बेसल लॉस में ही आता है, बेसल लॉस में। एक्सक्रीशन के जरिए, लाइक यूरिनेशन है, यूरिन, स्वेट, स्वेट है, बाइल के जरिए भी लॉस होता है। तो ये जो है ये वाया एक्सक्रेशन। अब एक लॉस और है, अब ये तो बेसल लॉस में ये सब आ गए। एक चीज और, जैसे कंट्रासेप्शन का जब हम यूज, कंट्रासेप्शन के बारे में जब हमने पढ़ा था, नहीं आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ा, पिछली बार पढ़ा। तो कंट्रासेप्शन में एक बहुत अच्छा मेथड है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, है ना। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का जब इंसर्शन किया जाता है तो उसमें जो है एक बहुत मेजर उसका जो कॉम्प्लिकेशन है या साइड इफेक्ट है, दैट इज ब्लीडिंग। आईयूडीज के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में, आईयूडीज में सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो ब्लीडिंग का है, और ब्लीडिंग की वजह से बहुत मैसिव ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे आयरन लॉस बहुत ज्यादा होता है। मोर देन 100% तक जो मंथली बेसिस पे लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस हो रहा है आयरन का, अगर आईयूडी इंसर्शन के बाद किसी को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जल्दी रुकती भी नहीं है। अच्छा, ये भी है एक आईयूडी, आईयूडी के इंसर्शन से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन वहीं पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में ये चीज और है जो आयरन लॉस को बहुत कम कर देती है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड को डिक्रीज कर देती है। तो यार जितने भी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स हैं, ये ब्लड लॉस को डिक्रीज करती हैं। तो जो ब्लड लॉस को कम करेगी वो आयरन लॉस को भी कम करेगी, है ना। ये आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? ह्यूमन बॉडी में आयरन कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? हाँ, आयरन जो होता है ज्यादातर जो होता है वो डोडेनम से, सजीजनम। डोडेनम सबसे ज्यादा जो है डोडेनम से, और उसके बाद फिर जेजुनम। ठीक है, यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब कुछ चीजें ऐसी भी है, कुछ चीजें ऐसी भी है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती हैं, है ना, आयरन के एब्जॉर्प्शन को यानी स्लो कर देती हैं। अगर मान लीजिए वो चीज नहीं है, या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, डिफिशियंसी है, तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देंगे गट से। कॉमनली यूज बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग डेली बेसिस पे एक चीज है, चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, तो कहते हैं कि बिफोर टेकिंग मील्स या जस्ट आफ्टर मील्स कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय जो होती है वो इंटरफेयर करती है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती है। दूसरी चीज क्या है कि जो हम लोग जो वाया डाइट जो आयरन हमें मिल रहा होता है, खासतौर से वेजिटेबल डाइट से, उसको हम कहते हैं नॉन हीम आयरन, ना, उसको हम कहते हैं नॉन हीम आयरन। दैट मीन नॉन हीम आयरन जो होता है ये फेरिक फॉर्म में होता है। और मैंने जब विटामिन सी पढ़ाया था तो ये बताया था कि फेरिक फॉर्म जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। फॉर्म कौन सा एब्जॉर्ब होता है?
फेरस फेरस। फार्म, फेरस फार्म। तो अगर मान लीजिए विटामिन सी की कमी हो रही है, किसी को विटामिन सी की कमी है, तो ये जो डाइट से जो हम वेजिटेबल से हमें जो आयरन मिल रहा था वो अनयूज्ड ऐसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी अगर एब्सेंट है तो वो फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगी। तो विटामिन सी की भी जरूरत यहाँ पे चाहिए। दूसरे क्या है, हमें टी को अवॉइड करना चाहिए, टी को, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है ना। अब आयरन डिफिशियंसी कितने स्टेज की होती है? तो आमतौर से जो आयरन की डिफिशियंसी होती है इसको 3 स्टेज में जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। तो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, जिसमें जो आयरन स्टोरेज होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मल आयरन कितना होता है ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर्ड होता है? 3 to 4 ग्राम। अगर वो कम हो रहा है तो वो फर्स्ट स्टेज की डिफिशियंसी पे हम उसको लेके आते हैं, यानी जो बॉडी से आयरन का स्टोरेज है वो कम हो रहा है, लेकिन कोई एबनॉर्मलिटी हमें नहीं मिल रही है, कोई डिटेक्टेबल एबनॉर्मलिटी अभी नहीं मिल रही है। ठीक, कोई डिटेक्टेबल एबनॉर्मलिटी नहीं मिल रही, सिर्फ आयरन स्टोरेज जो है ये कम हो रहा है, ये इसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज जिसको हम इंटरमीडिएट या लेटेंट आयरन डिफिशियंसी बोलते हैं। ठीक, लेटेंट आयरन डिफिशियंसी इसको हम बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है। आयरन स्टोर्स जो होते हैं वो खत्म हो चुके हैं, जो स्टोर्ड आयरन था वो खत्म हो गए, यानी आयरन स्टोरेज जो है वो पूरी तरीके से खत्म। लेकिन अभी एनीमिया जो है वो पूरी तरीके से नहीं हुई है, एनीमिया जो है अभी उसका अकरेंस नहीं हो पाया। तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? एनीमिया अभी मिल नहीं रहा है, सिर्फ जो है आयरन स्टोरेज जो है वो खत्म हुआ है। तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा तरीका जो है वो ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन लेवल्स जो होते हैं, सीरम ट्रांसफेरिन सेचुरेशन लेवल जो होता है उसको चेक करते हैं। नॉर्मल वैल्यू इसकी जो है 30% होती है, अगर लेस देन 16% है दैट मीन्स कि जो आयरन स्टोरेज है ह्यूमन बॉडी से वो खत्म हो चुका है ना। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए सीरम ट्रांसफेरिन सेचुरेशन वो देखते हैं। ठीक है, सीरम ट्रांसफेरिन सेचुरेशन इसको देखा जाता है। थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज का मतलब ये है कि अब इसमें ओवर्ट आयरन डिफिशियंसी, ओवर्ट आयरन डिफिशियंसी आपको मिल रही है। अब ओवर्ट आयरन डिफिशियंसी मतलब ये है कि अब जो एचबी कंटेंट है, जो एचबी कंटेंट है, क्योंकि एचबी का फॉर्मेशन अब नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आयरन कम हो गया, नई एचबी बन ही नहीं रही है, तो अब यहाँ से हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो कम होने लगता है। तो ये क्लिनिकली डिटेक्टेबल है, ये थर्ड स्टेज क्लिनिकली। तो हेमोग्लोबिन सिंथेसिस हो नहीं रही है, आयरन है नहीं, तो जो सर्कुलेटिंग हेमोग्लोबिन है वो कम होती चली जाती है। यहाँ से इजिली जो है, यानी क्लिनिकली जो है आयरन डिफिशियंसी को या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डिटेक्ट किया जा सकता है। सर्कुलेटिंग एचबी जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, ये 3 स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज। अब इसमें मैं इंटरमीडिएट स्टेज जो है, आमतौर से इंडिया में सबसे ज्यादा कोई आयरन डिफिशियंसी की स्टेज जो मिलती है वो लेटेंट आयरन डिफिशियंसी या इंटरमीडिएट स्टेज की पाई जाती है। एक चीज ये होगी, अच्छा आयरन डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी अगर किसी को है, एनीमिया हो रहा है, तो ये कौन सी एनीमिया की कैटेगरी में आएगा? थर्ड स्टेज में नहीं नहीं, जैसे हम एनीमिया की बहुत सारे जो टाइप्स होती हैं, न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ना, यानी न्यूट्रिशनल एनीमिया। और न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होती है इसकी एक खास पहचान है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की। अगर हम पेरिफेरल ब्लड पिक्चर देखेंगे ना, जनरल ब्लड पिक्चर जो होती है, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलती है इसमें।
ये न्यूट्रिशनल एनीमिया में आता है, आयरन डिफिशियंसी। और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलती है जनरल ब्लड पिक्चर पे। अब कट ऑफ पॉइंट क्या एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए, जो डब्ल्यू ने बताया कि किस एज में या कौन सा ग्रुप है जिसके लिए कितना एचबी होना चाहिए, ग्राम पर डेसीलीटर में हम बात करेंगे। तो एडल्ट मेल्स में क्या कट ऑफ पॉइंट है, 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सॉरी 13 ग्राम ना, 13 ग्राम पर डेसीलीटर ये कट ऑफ पॉइंट है। यानी लेस देन 13 अगर है दैट मीन्स कि वो एनीमिया है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू मेल्स में। एडल्ट फीमेल 12। 12 है पर नॉन प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट 12 ग्राम पर डेसीलीटर। अब प्रेग्नेंट लेडी है तो इसके लिए फर्दर डाउन करिए थोड़ा सा, 11, 11 ग्राम पर डेसीलीटर ये कट ऑफ पॉइंट है। बच्चों में भी है 6 मंथ टू 6 ईयर्स, यहाँ पे जो कट ऑफ पॉइंट है वो सेम है, 11 ग्राम पर डेसीलीटर का ही है। और जो 6 से 14 साल के हैं, 6 to 14 ईयर्स, यहाँ पे 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ये कट ऑफ पॉइंट है डायग्नोज करने के लिए एनीमिया को, हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। एडल्ट मेल्स में 13, एडल्ट फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो 12, और प्रेगनेंसी के दौरान 11 है। और 6 महीने से लेके 6 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए जो कट ऑफ पॉइंट है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर की, एंड 6 to 14 ईयर 12 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये कट ऑफ पॉइंट है। इसमें एक चीज और देखते हैं, मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस सही हो रही है नहीं हो रही है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो एमसीएससी जो देखते हैं ये परसेंटेज में देखते हैं, मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, वो किसी भी एज ग्रुप के लिए जो है इसका जो परसेंट होना चाहिए वो 34% होना चाहिए, 34%। हर एज ग्रुप के लिए एमसीएससी का जो कंसंट्रेशन पॉइंट है वो 34% होना चाहिए एनीमिया के रिगार्ड से, एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, या जो कट ऑफ दिया गया है। ये तो कट ऑफ पॉइंट्स था। अब एक चीज है कि आयरन स्टेटस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, इसको देखिएगा, इसमें जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए, है ना। हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो देखते हैं एमसीएचसी ना, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन का ये बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है। सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो इसमें है सीरम फेरेटिन लेवल है, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन के बाद जो इसका ट्रांसफर होता है वो फेरेटिन फॉर्म में होता है ना, सीरम में ये फेरेटिन फॉर्म में जाता है जिसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है। तो मोस्ट सेंसिटिव टूल है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आयरन स्टेटस, सीरम फेरेटिन लेवल्स ना, जहाँ पे एनीमिया के प्रिवेलेंस कम है वहां पे सबसे बेहतरीन जो है वो सीरम फेरेटिन, वैसे भी मोस्ट सेंसिटिव टूल है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आयरन स्टेटस दैट इज सीरम फेरेटिन लेवल। और सीरम ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन जो है, ये नॉर्मल वैल्यू इसकी जो है वो 30% है, नॉर्मल वैल्यू जो है वो 30% है। और अगर लेस देन 16% अगर किसी में है तो दैट मीन्स कि उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। लेस देन 16% अगर सीरम ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन है तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, उसके नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 30% के करीब होती है। सीरम आयरन कंसंट्रेशन इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 0.8 to 1.8 मिलीग्राम पर लीटर ये होना चाहिए। ये आयरन स्टेटस को इस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं।